उसके बाद मौथम की केडन से कुछ पर्सनल दुश्मनी लगती है और वो उससे पूछता है कि क्या स्टूडेंट्स उसे के बुलाते हैं। परेशान होकर के सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि वो क्या चाहता है। तभी आर्मर वाला आदमी कहता है कि वो के को एक चॉइस देगा। हैरान, केडन सोचता है कि ये कैसी चॉइस होगी और फिर एक तनावपूर्ण पल सामने आता है जब मॉरम कहता है कि वो उसे एल्डर्स के पास जाने देगा, लेकिन वो के जाने के हर मिनट के लिए एक आदमी को मारेगा, कहते हुए कि ये उस पर है कि वो कितने लोगों को बचा सकता है, उसे एक मौत और जिंदगी वाली सिचुएशन में डालते हुए। केडन पूछता है कि दूसरा ऑप्शन क्या है, जबकि गैरी काइल और मंक को हमला करने का इशारा करता है। जबकि मॉरम दूसरा ऑप्शन बताता है, जो है उसे एक एक करके सबको मारते हुए देखना। काइल और मंक चुपके से घात लगाने की तैयारी करते हैं। एक सेकंड में के, मंक और काइल उसकी तरफ कूदते हैं, अपने हथियार उस पर निशाना लगाते हैं। खुद को घिरा हुआ देखकर मौथम समझ जाता है कि ये केडन की चॉइस है। जैसे ही वो सब उस पर एक झटके में हमला करते हैं, मौथम बिजली की तरह गायब हो जाता है, सबको सोचने पर मजबूर करते हुए कि वो कहाँ गया होगा। कुछ पल बाद के उसे देखता है जब धूल साफ होती है और आर्मर वाला आदमी चेरी का गला घोंट रहा लगता है, जबकि वो दर्द में दिखती है, खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करती है। जबकि आर्मर वाला आदमी के को याद दिलाता है कि वो उन्हें एक एक करके सबको मार देगा, नाई उसकी तरफ दौड़ती है और चेरी को छोड़ने का ऑर्डर देती है, उसे कमीना कहती है। चेरी को दूर फेंकते हुए आर्मर वाला आदमी नाई के बेवकूफ़ी भरे विचार पर हंसता है और उसकी रोप डाट पकड़ लेता है। रोप के जरिए बिजली छोड़ता है जो नाई को लगती है, एक जोरदार कड़क पैदा करती है। इस बीच केडन पहुंचता है और रोप को काट देता है, नाई को बिजली के झटके से बचाते हुए। किस्मत से मंक उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, और नाई ठीक लगती है। जब ये होता है, काइल उसके ध्यान भटकने का फायदा उठाता है और आर्मर वाले आदमी को अपने मेटल चेन से लपेट लेता है। बड़े आदमी के चारों ओर चेन लपेटने के बाद जोर से खींचकर काइल पीछे खींचता है और अपनी चेन की नोक को जमीन में दे मारता है, जबकि वो टूट जाती है, अगले मूव के लिए गैरी को बुलाते हुए। उस पल गैरी और हैरी आते हैं और वो उस मेटल चेन को फेंक देते हैं, अपनी तलवार से जमीन के अंदर कैद करते हुए। गुस्से से पागल होकर मौथम उनसे थक गया है, क्योंकि ये बच्चे उसके दिमाग पर चढ़ रहे हैं ताकि वो फंस जाए। जोरदार गड़गड़ाहट गूंजती है जब मौथम एक आइकॉनिक लाइटनिंग अटैक के लिए तैयार होता है। सिल्विया सही समय पर दखल देती है और गैरी और हैरी को दूर धकेल देती है ताकि उन्हें उस खतरनाक लाइटनिंग अटैक से बचा सके। ये देखकर मॉरम हैरान रह जाता है, क्योंकि सिल्विया उसके हमले का अनुमान लगा लेती है, जो उसे थोड़ा ट्रिगर करता है। अपने पास मौजूद एकमात्र मौके का फायदा उठाते हुए मार्था अपना तीर निशाना बनाती है और उम्मीद करती है कि उस बड़ी औरत की टेक्निक काम करेगी, चेरी का हवाला देते हुए। जैसे ही वो तीर छोड़ती है, वो मॉरम को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन आर्मर वाला आदमी एक बार फिर से गायब हो जाता है और खुद को छुड़ाता है जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। जमीन पर गिरते हुए मार्था डर की स्थिति में रह जाती है जब उसे एहसास होता है कि वो उसे एक जगह पर नहीं रख सकते, जबकि अचानक सिल्विया उसका नाम चिल्लाती है, उसे आने वाले हमले के बारे में सतर्क करते हुए। जबकि मार्था बाल बाल बचती है, मॉरम पक्का करता है कि सिल्विया इसके हमले का अनुमान लगा सकती है, मतलब कि ये कोई तुक्का नहीं था। पहले उससे निपटते हुए आर्मर वाला आदमी उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उसे मार्श और मैक्स रोक लेते हैं, जो उस पर वाटर स्लैश कास्ट करते हैं, जबकि हमलों की गड़गड़ाहट और तेज हो जाती है। उस पल डैन अपने भाले के साथ दौड़ता है और पागलों की तरह मॉथम की तरफ कूदता है, अपना भाला उस पर मारते हुए। ये देखकर कि आर्मर वाले आदमी को एक खरोंच तक नहीं आई, मुंह खुला का खुला डैन हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने उस एक हिट में अपनी लगभग सारी ताकत लगा दी थी। हंसते हुए मौथम बड़बड़ाता है कि वो इस लड़ाई से बोर हो गया है और अब इसकी मरने का समय आ गया है, अपनी जादू से बिजली का एक बड़ा गोला बनाते हुए इतनी जोर से कि जमीन फट जाती है। घबराते हुए मौथम वातावरण को डरावनी बिजली से घेर लेता है, जो अनिवार्य और इतनी शक्तिशाली लगती है कि पूरी अकेडमी को नष्ट कर सकती है। जबकि उसकी शक्ति निकलती है जब बिजली पैदा होती है, एक पल में गैरी कूदता है और अपनी तलवार को आर्मर वाले आदमी के कंधे पर बेपनाह ताकत से मारता है। बिना कोई चोट के मौथम इम्प्रेस होता है कि एवरीन अकेडमी ने अभी भी कुछ खास स्टूडेंट्स पैदा किए हैं, लेकिन वो सोचता है कि ये शर्म की बात है, क्योंकि वो वैसे भी यहाँ मरने वाले हैं। इसके साथ ही वो गैरी को मारने के लिए अपनी बिजली कास्ट करता है, जो दूर जा गिरता है, और आर्मर वाला आदमी खुद को बिजली से घेर लेता है, जो लगातार निकलती रहती है, ऐसी फोर्स पैदा करती है जो किसी को भी दूर फेंक सकती है।
के, जो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा है, मॉरम के करीब जाने की कोशिश करता है और सोचता है कि वो इतना डरावना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, ये सोचते हुए कि अब सिर्फ 6 एल्डर्स ही उसे रोक सकते हैं। वो आर्मर वाले आदमी के करीब चलने में कामयाब हो जाता है, अपना सीना पकड़े हुए, क्योंकि उसके बीच से हिलना लगभग असंभव है। उसका सामना करते हुए मॉथम कहता है कि ऐसा लगता है कि उसका प्लान काम नहीं किया, कन्फेस करते हुए कि एल्डर्स उन सबको कुर्बान करने को तैयार हैं, सिर्फ उन चीज़ों को ज़मीन के नीचे गहरा दफन रखने के लिए। पसीना पसीना केडन को एहसास होता है कि ये आदमी यही चाहता है और स्पष्ट करता है कि वो ये अपने सपनों में पूरा करेगा, मॉरम को एक पागल आदमी कहते हुए। जैसे ही के ये शब्द अपने मुंह से निकालता है, आर्मर वाला आदमी अपनी उंगली उसकी तरफ करता है, बिजली से चार्ज की हुई, और कहता है कि उसके पास अपने तरीके हैं। वो जोर देकर कहता है कि वो आज खाली हाथ घर नहीं जा सकता। जैसे ही वो केडन को अलविदा कहने वाला होता है, पीछे से कुछ चिल्लाता है और कोई मॉरम पर एक शक्तिशाली वार करता है, जिसे वो किसी तरह बचा लेता है। देखने पर कि ये कौन है, पता चलता है कि ये जे ग्री है, जो उसे अपनी बड़ी सी तलवार से मारता है। मुस्कुराते हुए जे आर्मर वाले आदमी से पूछता है कि क्या उसने सोचा था कि वो उसे बस ऐसे ही मार सकता है, तो वो बहुत गलत था। जबकि के पूछता है कि क्या वो ठीक है। आर्मर वाला आदमी जे को जिंदा देखकर पूरी तरह से शॉक्ड है, क्योंकि उसने पहले उसे बहुत जोर से मारा था। लेकिन बड़ा सा लड़का कॉन्फिडेंस से जवाब देता है कि वो ऐसी खरोंच से नहीं मरेगा। ये महसूस करते हुए कि उनमें से कुछ में अभी भी लड़ने की हिम्मत बची है, मॉथम भाला उठाता है और सोचता है कि ये शर्म की बात है कि वो सोचते हैं कि वो उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। पागलों की तरह तेजी से दौड़ते हुए पत्थर गिरने लगते हैं, जबकि मोथरम जे से कहता है कि वो खुद को ओवर एस्टिमेट ना करे, और भाला उसके शरीर में घोंप देता है, उसके आर पार होते हुए। जैसे ही खून टपकने लगता है, मोथरम जे का मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो अकेला है जो अभी भी हिल सकता है, और बड़ा सा लड़का दर्द में दिखता है। जबकि वो भाला जे के शरीर में घुसा हुआ है और वो काउंटर अटैक नहीं कर सकता। मॉरम केडन की तरफ बढ़ने वाला है, जो भी घायल है, और कहता है कि वो उन्हें एक एक करके आखिरत में भेजेगा। अचानक वो आर्मर वाला आदमी पीछे मुड़ता है, शक महसूस करते हुए, और जे दर्द से कांपते हुए कहता है कि यह भी खत्म नहीं हुआ है और वो उन्हें कभी नहीं हरा सकता, कहते हुए कि उसका बॉस उसकी धुलाई करेगा। तभी वो उससे पूछता है कि उसका बॉस आखिर है कहाँ, और उसी पल कोई आता है और उसे एक लात मारता है कि मॉरम जोर से दीवार में जा टकराता है। आखिरकार अपना बंदा एक धमाके के साथ वापस आ गया है, और सिल्विया उसे उसकी ग्लैमर एबिलिटी के कारण नेस के रूप में पहचानती है। जे के पास जाके रायु से तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि उसमें से वो भाला निकालने में थोड़ा दर्द होगा। ये विश्वास करते हुए कि वो सह सकता है, वो उसे करने के लिए कहता है, और अपना बंदा तुरंत भाला खींच लेता है, जबकि खून इधर उधर फैल जाता है। जे फिर उसे धन्यवाद देता है, और अपना बंदा कहता है कि कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही उस पर एक बार जान बचाने का कर्जदार है, और अब वो फिर से कर्जदार है। उसकी आंखें झटके से चौड़ी हो जाती हैं। जे को एहसास होता है कि ये उसका बॉस रे है, और अपना बंदा उससे इसे एक राज रखने के लिए कहता है। अचानक बड़े पत्थर उनकी तरफ उड़ते हुए आते हैं, और रे उन पत्थरों को रोक लेता है जो जे को लगने वाले थे। ऐसा लगता है कि वो कमीना मौथम वापस आ गया है, और वो सच में गुस्से में है, क्योंकि वो सब बारी बारी से उसका समय बर्बाद कर रहे हैं। वो राय को धमकी देता है कि वो उनकी गलतियों की कीमत चुकाएगा, लेकिन अपना बंदा फाइटिंग मोड में है और जवाब देता है कि वो आज पहले से ही गुस्से में है, इसलिए वो पिटने के लिए बिल्कुल सही समय पर आया है। खुद को तैयार करते हुए अपना बंदा अपना ड्रैगन आई एक्टिवेट करता है, और अपनी आंखों में एक डरावने लुक के साथ उसे चैलेंज करता है कि वो आगे आए। जैसे ही नेस दुश्मन से लड़ता है, सिल्विया उसे उसके लाइटनिंग अटैक से बचने के लिए कहती है, और इस बात पर शॉक्ड है कि जे भी, जो उनमें से सबसे स्ट्रांग है, लड़ाई जारी नहीं रख सका और तुरंत हार गया। लेकिन नेस बिल्कुल ठीक है। जैसे ही अपना बंदा लाइटनिंग अटैक से बचता है, वो खुश है कि उसने इस लड़ाई के लिए पहले से तैयारी कर ली थी। इस बीच एक नाइट विनफर्ड के पास जाकर बताता है कि एल्डर के मैंशन पर तैनात स्क्वाड्स में से एक पर हमला हुआ है। जब वो हानि के बारे में पूछताछ करता है, तो उसे बताया जाता है कि कोई हानि नहीं हुई, लेकिन 50 से ज्यादा लोग बेहोश हो गए, और जो जागे उन्हें याद नहीं था कि क्या हुआ था, और वो दुश्मन को नहीं देख सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक अकेला आदमी था, वो खतरे से बाहर हैं और उन्हें कोई बाहरी चोट नहीं है। अजीब तरह से जो जागे उन्होंने पाया कि वो अब की यूज नहीं कर सकते, जैसे कि उन्हें माना की कमी हो रही हो। ये विनफर्ड को झटका देता है, और वो हैरान रह जाता है, सोचता है कि क्या इस सब के पीछे राय है। दूसरी तरफ नेस मौथम से लड़ रहा है, और इस बात पर राहत महसूस कर रहा है कि उसने उन सभी सोल्जर्स से माना एब्जॉर्ब कर लिया था, और ये सच में उसकी मदद कर रहा है, वरना गड़बड़ हो जाती। वो हिसाब लगाता है कि उसे इन हमलों से निपटने के लिए 100 माना पॉइंट्स को की में बदलना होगा, और 20 पॉइंट्स ग्लैमर के लिए रखने होंगे, क्योंकि जिस लड़के से वो लड़ रहा है वो काफी स्ट्रांग है। जब वो इन विचारों में व्यस्त है, उसका ओपोनेंट उस पर अपना थंडर अटैक चार्ज करने के लिए तैयार है, जिसका सामना कोई नहीं कर सकता।
उसका लाइटनिंग अटैक नेस द्वारा बचा लिया जाता है और जब के उसके मूवमेंट्स को देखता है उसकी आंखें झटके से खुल जाती हैं। सोचता है कि वो नौजवान कौन है, क्योंकि जो स्टंट उसने अभी किया वो एक स्टेल्थ टेक्निक है जो सिर्फ ब्लैक बेल्ट नाइट्स को सिखाई जाती है। मॉथम खुद पर काफी घमंड करता है जब वो सोचता है कि वो ट्रिक्स खेलकर कब तक छुप सकता है। अपना बंदा जानता है कि वो हमलों का सीधा सामना नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है और अगर उसे कुछ बार मार पड़ी तो चीजें खराब हो सकती हैं। अचानक उसे बिजली लगती है और उसे आगे रोकने के लिए वो एक आइस एलिमेंट कास्ट करता है। उस पल मॉथम को एहसास होता है कि वो मेज है और मेजेस के बीच का फर्क दिखाने का फैसला करता है, जबकि अपने बंदे के पास एक प्लान है और वो एंडलेस वॉइड का इस्तेमाल करता है। आर्मर वाला आदमी पक्का है कि वो इससे बच नहीं पाएगा और अपना हमला चार्ज करता है जबकि सिल्विया नेस को बुलाती है। लेकिन हमला किसी तरह रिवर्स हो जाता है जब वो उस जगह से भाग जाता है। रे उसकी तरफ कूदता है अपने भाले से उस पर वार करने के लिए, लेकिन वो आर्मर वाला बंदा अटैक को फिर से डॉज कर देता है। जैसे ही बिजली निकलती है मोथराम उसके भाले की तारीफ करता है और कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छा हथियार है, इसको तो अपने कलेक्शन में शामिल करना बनता है। उस पर अटैक करने में स्ट्रगल करते हुए हमारा लड़का सोचता है कि अगर ये आर्मर वाला ऐसे ही डॉज करता रहा तो वो उसे बिल्कुल भी मार नहीं पाएगा। तभी रे बोलता है कि उसकी वो बड़ी आंख वाली आर्मर काफ़ी कूल है और पूछता है कि क्या वो ट्रेड करना चाहेगा। उसी पल वो आर्मर वाला बंदा फिर से बिजली की रफ्तार से हिलता है, इतनी तेजी से कि रे भी उसे पकड़ नहीं पाता। और तभी हमारे लड़के को समझ आता है कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई ट्रिक है और वो सोचता है कि इसका इस्तेमाल बिना किसी नुकसान के नहीं हो सकता। जब वो सोच में डूबा होता है सिल्विया पीछे से चिल्लाकर रे को सतर्क करती है, उसे आने वाले बिजली के अटैक के बारे में बताती है और हमारा लड़का उस खतरनाक पोजीशन से बच निकलता है और बाल बाल बच जाता है। ऐसा लगता है कि हमारा लड़का वही टेक्निक यूज़ कर रहा है जैसे ब्लैक बेल्ट नाइट्स छुपने के लिए करते हैं, जिसमें वो माहौल के साथ एक हो जाते हैं और एक खास फुटवर्क का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो दुश्मन की नज़र से बच निकलते हैं। वो आगे ये भी अनुमान लगाता है कि अगर मोथरैम जादू का इस्तेमाल करता है तो वो भी शायद इसी तरह काम करता होगा और शायद उसे अटैक करने के लिए कोई अंधा स्पॉट मिल जाए। ये जानते हुए कि सिल्विया की सेंसेस उन सब में सबसे तेज हैं, वो सोचता है कि अगर वो बता सके कि आर्मर वाला बंदा कहाँ से आ रहा है तो ये आसान हो जाएगा। इसके साथ वो अपनी ड्रैगन आइज से दुश्मन को देखता है और कोई निशान ढूंढता है जिससे पता चले कि वो कहाँ से अटैक कर रहा है। हमारा लड़का भी उस तरह से अटैक करने की कोशिश करने का फैसला करता है, जबकि मोथरैम उस पर बिजली के अटैक करता रहता है। एक क्लासिक मूव खेलते हुए रे अपने दुश्मन के अटैक को उल्टा कर देता है और आखिरकार आर्मर वाले बंदे को मार ही देता है। इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके हमारा लड़का उसकी हिलने की शक्ति का पता लगा लेता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि मोरैम अपने शरीर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बिजली का इस्तेमाल करता है और भले ही ये तेज है पर यह बिल्कुल अनदेखा नहीं किया जा सकता। जैसे जानवर महसूस कर सकते हैं कि कब बिजली गिरने वाली है क्योंकि जमीन पर चार्ज अस्थिर हो जाता है, उसी तरह जब भी वो रुकने का फैसला करता है कमजोर करंट पैदा होते होंगे। गुस्से में आकर आर्मर वाला बंदा गुस्से से पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी स्किल उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की, और उस पर रे और सिल्विया से जल्द छुटकारा पाने का दबाव बढ़ जाता है, इससे पहले कि वो उसके रास्ते में रुकावट बने। घबराहट महसूस करते हुए हमारा लड़का अनुमान लगाता है कि मोथैम का जादू से निपटना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए भले ही वो इशारे पकड़ सकता है लेकिन उस करंट को महसूस करना और इतने कम समय में रिएक्ट करना अभी भी बहुत कठिन है। तभी आर्मर वाला बंदा एक बड़ी बिजली की लड़ी छोड़ता है और कहता है कि वो उसे सिर्फ इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि उसने उसकी स्किल का राज जान लिया है, और रे को बेखबर पाकर उसकी कमजोरी का पता लगा लेता है। ये समझकर कि वो पकड़ा गया है हमारे लड़के के पास अब कोई माना नहीं बचा लगता है, और जब वो कमजोर दिखता है सिल्विया उसे आने वाले खतरे का इशारा करती है, लेकिन रे हिल नहीं सकता क्योंकि उसके पैर कमजोर हो जाते हैं और मोथराम इसका फायदा उठाकर उस पर एक शक्तिशाली बिजली का वार करता है और कहता है कि ये चेकमेट है। बिजली का अटैक इतना स्ट्रांग होता है कि वो एरिया तबाह हो जाता है, जबकि हमारा बेचारा लड़का बुरी तरह से दूर जा गिरता है, यहाँ तक कि उसके खून निकलने लगता है। अपने घाव को पकड़कर जेड चिंता से रे के पास दौड़ता है और उसे उठा लेता है। हमारा लड़का अपनी ताकत खो चुका लगता है और महसूस करता है कि वो उसके अटैक्स को रोक नहीं सकता, भले ही वो 100 पॉइंट्स माना को ची की तरह इस्तेमाल करे। उसे इतने खतरनाक अटैक के बाद भी खड़ा देखकर अंदर ही अंदर मोथरैम सोचता है कि वो लड़का एक कनावर है और हैरान होता है कि ये नौजवान कौन है, क्योंकि उसने अवान में ऐसे किसी के बारे में कभी नहीं सुना था। उसके बाद जे राय को समझाता है कि वो आर्मर वाले से इतनी देर से लड़ रहे हैं और उसकी आर्मर पर एक खरोंच तक नहीं ला पाए हैं। इसका मतलब है कि उनकी क्षमताओं में बहुत बड़ा फर्क है। अगर ये चलता रहा तो वो सब मर सकते हैं।
तभी हमारा लड़का जे से मदद मांगता है और उससे अपनी ताकत उधार देने की विनती करता है, जबकि जे बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाता है और कहता है कि वो उसके लिए मर भी सकता है। इस बीच राय उस बड़े लड़के का माना अब्जॉर्ब कर लेता है और मोरम परेशान हो जाता है कि इतनी शांति क्यों है, और सोचता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो हमारे लड़के पर अचानक हमला करके उसे हैरान कर देता है। खुशकिस्मती से रे सबसे स्ट्रॉन्ग लड़के की पावर अब्जॉर्ब करके अपनी ताकत वापस पा लेता है और जे को आराम करने के लिए कहता है, जबकि वो बेहोश जमीन पर पड़ा होता है। रे को ची के साथ उभरते देख आर्मर वाला बंदा विश्वास नहीं कर पाता जब वो देखता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये देखते हुए कि लड़के का ची एक पल में कई गुना बढ़ गया है और उसके अंदर आग जलने लगती है, हमारा लड़का बहुत ज्यादा ची से चार्ज हो जाता है और वो तेजी से आर्मर वाले बंदे का सामना करता है, उस पर रोशनी की गति से कई हमले करता है। उसे इतनी शिद्दत से हमला करते देख सिल्विया को उस पर गर्व महसूस होता है, जबकि उसका भाई माश ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो अभी भी हिल सकता है, और केडन पूरी तरह से हैरान होकर देखता रहता है, सोचता है कि उसकी मौजूदा शक्ति से वो एक एल्डर को टक्कर दे सकता है। उसके बाद मौचैम मानता है कि ये लड़का वाकई कुछ है और उसे गुस्सा आता है क्योंकि चीजें उग्र होने लगती हैं। अनंत शून्य की स्किल का इस्तेमाल करके हमारा लड़का बिजली को उस पर गिरने से रोकता है। आर्मर वाला बंदा एक बड़ा बिजली का हमला चार्ज करता है जो इतना घातक होता है कि किसी को भी राख में बदल दे, पर हमारा लड़का डटा रहता है और अपने आप को ची से बचाता है, जबकि बिजली उस पर गिरती है और सिल्विया और जे चिंता से चिल्लाते हैं, ये देखने के लिए कि वो जिंदा है या नहीं। जैसे ही धूल साफ होती है राय बिल्कुल ठीक दिखता है, हैरान कि बच्चा इतनी देर तक आखिरकार कैसे टिक पाया। मोथराम के पास अब कोई चारा नहीं बचता और वो अपना आखिरी हमला इस्तेमाल करने का फैसला करता है, क्योंकि कोई भी एल्डर सामने आने को तैयार नहीं है, इसलिए वो इस शक्ति का इस्तेमाल रे पर करने का फैसला करता है। इस दौरान इतनी बड़ी मात्रा में ची उधार लेने के बाद ये उसके शरीर पर बोझ डालने लगता है और रे इसे जल्दी से खत्म करने की प्लानिंग करता है। उसी पल आर्मर वाले बंदे को कोई कांटेक्ट करके रोकता है और उसे सूचित करता है कि उन्होंने उसके आदेश के अनुसार रास्ता ढूंढ लिया है। मोथराम फिर उन्हें उनकी आम जगह पर मिलने के लिए कहता है और जाते जाते वो रे को नेस कहकर बुलाता है और कहता है कि वो उसे याद रखेगा। वो खुलासा करता है कि आज से उस पर डार्क गिल्ड की तरफ से इनाम रखा जाएगा, जबकि रे तंज कसते हुए पूछता है कि क्या उसे सम्मानित होना चाहिए और कहता है कि दाम थोड़ा और बढ़ा दो। इसके साथ मोथरैम उसे अलविदा कहता है और उसे अपने बचे हुए शांति के दिनों का आनंद लेने के लिए कहता है और पलक झपकते ही गायब हो जाता है। जब आर्मर वाला बंदा चला जाता है सभी राहत की सांस लेते हैं और सिल्विया को एहसास होता है कि वो चला गया है। इसके बाद रे, जो पूरी तरह से थक चुका है, राहत की सांस लेता है, सोचता है कि शुक्र है वो पीछे हट गया और उसका शरीर लगभग अपनी सीमा पर था। वो फिर जे को इस जगह से चलने के लिए कहता है और बड़ा लड़का उसे सहारा देकर वहां से निकलने में मदद करता है। सिल्विया अभी भी संदेह में लगती है और सोचती है कि क्या ये सच में खत्म हो गया है। इस दौरान गैरी और मंक आखिरकार होश में आते हैं और विश्वास नहीं कर पाते कि वो अभी भी जिंदा है। तभी मार्श, जो भी अपनी शक्ति खो चुका है, उठता है और अपनी बहन से पूछता है कि वो नौजवान कहाँ गया, और मार्श को बताता है कि वो अभी हिल नहीं सकता। सिल्विया पकड़ती है और जैसे ही हवा उसके बालों से टकराती है वो जवाब देती है कि नेस्ट पिछले बार की तरह ही गायब हो गया, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी झलक के साथ उसे लगता है कि वो उसे किसी न किसी तरह दोबारा मिलेगी, और एक प्यारी सी मुस्कान देती है। फिर हमें बताया जाता है कि मौथम के पीछे हटने के बाद डार्क गिल्ड के विद्रोहियों का अचानक अंत हो गया। बाद में नाइट्स बचे हुए विद्रोहियों को खत्म करने और एवन पर फिर से कब्जा करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा घायलों को तुरंत मेडिक्स ने देखा। फिर भी उस दिन लगभग 30 स्टूडेंट्स मारे गए। उनमें से एक इयन था, वो लाल बालों वाला साथी जो गंभीर रूप से घायल था। बचे हुए स्टूडेंट्स में से लगभग आधे इतने गंभीर रूप से घायल थे कि वो कभी भी नाइट्स नहीं बन पाएंगे। ये जितना भी दुखदायक लगे, उस दिन के बाद एकेडमी पर एक उदासी का माहौल छा गया, क्योंकि सभी डर और चिंता में जीने लगे, ये चिंता करते हुए कि अगला निशाना उनका होगा। इन सभी ट्रॉमेटिक और दुखदायक पलों को याद करते हुए री को पछतावा होता है कि काश उस दिन मदद थोड़ी जल्दी आ गई होती, और अगर सर के और विनफर्ड ने उसे बीच में आने से न रोका होता, और अगर इयन के बाल लाल न होते, तो ये सब कुछ न हुआ होता। इन संभावनाओं पर सोचते हुए वो इस अनिवार्य को टाल नहीं सकता था जो आखिरकार होना ही था। तभी वो अपने विचारों से बाहर निकलता है और महसूस करता है कि ये इयन की वजह से नहीं था। अपनी आंखों में दर्द की एक झलक के साथ हमारा लड़का दृढ़ निश्चय करता है और सोचता है कि अगर दुनिया और एकेडमी टेढ़ी है तो वो इसे जरूर बदलेगा। उसी पल उसे अपने ड्रैगन सिस्टम से 7 क्षमताएं मिलती हैं, जब उसने आर्मर वाले बंदे से लड़कर अपनी जान जोखिम में डाली थी, और एक नई क्षमता जिसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं पर ध्यान देता है।
कॉन्ट्रैक्ट को चेक करते हुए उसे एहसास होता है कि अब अपनी टीम बनाने का समय आ गया है और उसकी टीम में शामिल होने वाला पहला शख्स जे ग्री है, जैसा कि उम्मीद थी, जो हमेशा की तरह उत्साहित है और अंदाजा लगाता है कि बॉस कुछ ऑसम प्लान कर रहा है। हमारा लड़का फिर जे को बताता है कि दो और लोग उसके साथ जुड़ेंगे, इसलिए वो उनका इंतजार करता है और बड़े लड़के से अपने नेस्ट लुक को सीक्रेट रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो ही एक है जो इसके बारे में जानता है। जे उसे विश्वास दिलाता है कि वो इस राज को अपनी कब्र तक ले जाएगा, जबकि हमारा लड़का राहत महसूस करता है कि उसके पास जे जैसा लड़का है, क्योंकि वो जो भी कहता है वो करता है, याद करते हुए कि उसने जियो से भी बिना हिचकिचाहट से निपट लिया था। री को विश्वास है कि वो आगे भी वफादार रहेगा। खैर, दूसरे दो लोग जुड़वा भाई स्लॉथ और बैजर लगते हैं। उनमें से एक इस बात से परेशान लगता है कि कैसे एकेडमी ने सब कुछ उन पर डाल दिया सिर्फ उनके लाल बालों की वजह से, और विरोध करता है कि वो यहाँ पीड़ित हैं। साथ ही उन्होंने बहुत से लोगों को बचाया भी था, और सवाल करता है कि उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तभी रे इन दोनों को आमंत्रित करने का अपना मकसद बताता और कहता है कि उसे भी भेदभाव पसंद नहीं है, इसलिए वो एक ऐसी टीम में शामिल हो रहा है जो इस दुनिया को बदलना चाहती है, ये उम्मीद करते हुए कि जुड़वा भाई भी उसके साथ जुड़ जाएंगे अगर उनके विचार भी ऐसे ही हैं। हमेशा की तरह उत्साहित जे उसे टीम में शामिल करने के लिए कहता है, जबकि बैजर कहता है कि उसने हमेशा सोचा था कि रे एक अकेला भेड़िया है, इसलिए उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो दूसरों के साथ काम करेगा। इस सच को छिपाते हुए रे खुलासा करता है कि टीम का लीडर नेस है, इसलिए वो उसकी टीम में शामिल हो रहा है, क्योंकि वो उसके आदर्शों से सहमत है और विश्वास करता है कि डार्कगिल जल्द या देर से वापस आएगी। वो आगे कहता है कि अगर वो नेस की टीम में शामिल होते हैं तो वे उस शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे जो वे शेयर करते हैं और एक दूसरे की रक्षा कर पाएंगे। तभी जे को समझ आता है कि ये बॉस की टीम है और सोचता है कि ये तो कमाल है। नाम सुनकर बैजर अनुमान लगाता है कि नेस वही आदमी है जिसने मोथरम से लड़ा और उसे भगा दिया, और कहता है कि अगर वो लोगों को अपनी टीम में शामिल होने के लिए बुला रहा है और उनके साथ यानी रेड हेयर्स के साथ भेदभाव करता नहीं लगता, तो ये एक अच्छा आइडिया है। जबकि बैजर अपने भाई स्लॉथ की राय पूछता है, स्लॉथ को ये आइडिया ठीक लगता है और रे उन्हें याद दिलाता है कि अगर वो उन्हें धोखा देते हैं तो उन्हें मरना पड़ेगा, और पूछता है कि क्या वो इसे स्वीकार करते हैं। हमेशा की तरह वफादार रहते हुए जे उससे सहमत हो जाता है और बैजर उसे विश्वास दिलाता है कि वो कभी अपने साथियों को धोखा नहीं देगा। वैसे भी जे और रे सहमत हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं है। उसके बाद हमारा लड़का सबको टीम में शामिल होने के लिए मना लेता है और उन्हें अपनी हथेलियां जादुई सर्कल पर रखने के लिए कहता है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। जैसे ही वो अपने हाथ जादुई सर्कल पर रखते हैं, उन्हें एक सरसराहट महसूस होती है और उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब उनके हाथों पर एक ड्रैगन का टैटू छप जाता है। तभी वी बताता है कि ये उनके संगठन का प्रतीक है और उन्हें क्रिम्सन विंग्स के नाम से जाना जाएगा, जो अपने आप में एक धमाकेदार नाम है। नाम और सब चीज़ों से ठीक होते हुए बैजर री से पूछता है कि उसने सिर्फ उन्हें क्यों बुलाया और कायल को क्यों नहीं, जो वो भी एक रेड हेयर है। हमारा लड़का फिर साफ करता है कि कायल बहुत बातूनी है, इसलिए उन्हें अभी के लिए गुप्त रहने की ज़रूरत है, इसलिए उसे पूछने को थोड़ा टाल दिया। ये देखते हुए कि ये सच है, बैजर कहता है कि वो गैरी पर भरोसा कर सकते हैं, तो उसने उसे टीम में क्यों नहीं बुलाया, जबकि स्लॉथ मानता है कि वो उस पर भरोसा कर सकते हैं। गैरी के बारे में सोचते हुए रेस सोचता है कि वो जब से उसे पता चला है कि टूर्नामेंट स्थगित हो रहा है, तब से वो उदास है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो एमी की मौत की जांच नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि वो गैरी पर भरोसा नहीं करता, उसे डर है कि अगर उसके पास ये शक्ति आ गई तो वो एमी का बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है, और जानता है कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो क्या प्लान कर रहा है। एक हफ्ते बाद एकेडमी में सब कुछ काफ़ी आराम से चल रहा था। इस दौरान गैरी रे के पास आता है और उसे प्रैक्टिस के बाद लाइब्रेरी में मिलने के लिए कहता है। लाइब्रेरी जाकर हमारे लड़के को अजीब लगता है कि गैरी ने उसे लाइब्रेरी में बुलाया है और उससे पूछता है कि क्या वो कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तभी गैरी बताता है कि उसे हाल ही में फिर से सपने आ रहे हैं और उसे अपने सपनों में आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। हैरान होकर रे पूछता है कि क्या उसे याद है कि आवाज़ों ने क्या कहा, लेकिन गैरी हाथ में एक किताब पकड़े कहता है कि उसे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उसे याद है कि वो आवाज़ों का पीछा कर रहा था। वो हर रात अंधेरे में अनंत चलता था। आवाज़ों के मार्गदर्शन में वो एक रोशनी से भरी जगह पर पहुंचा और बताता है कि ये एक अद्भुत एहसास था, कोमल और शक्तिशाली। और फिर उसने रोशनी से शक्ति के लिए प्रार्थना की और उसने उससे वादा किया। गैरी फिर इसी सारांश में बताता है कि वो अपने सपनों में एक देवी से मिला और उसे ड्रैगन नाइट्स जर्नी नाम की किताब दिखाता है। इसके साथ गैरी बताता है कि उसने कहानियां सुनी है कि कैसे एकेडमी के 5 ड्रैगन नाइट्स को जागृत होने से पहले एक देवी मिली थी, वहीं से उन्हें अपनी शक्ति मिली थी।
जैसे ही गैरी का चेहरा उत्साह की मुस्कान से खिल उठता है, उसे कुछ समझ आता है और वो रे को उन घटनाओं का रिकॉर्ड दिखाता है जिससे ड्रैगन नाइट्स की जागृति हुई, दिखाते हुए कि लगभग हर किसी ने कुछ ऐसा ही अनुभव किया था। फिर हमें पता चलता है कि एक ड्रैगन नाइट अपना अनुभव बताता है, खुलासा करते हुए कि लगातार कुछ रातों तक उसने अंधेरे से उन्हें बुलाने वाली आवाजें सुनी। उनके मार्गदर्शन में वो स्रोत तक पहुंचता है और आखिरकार देवी से मिलता है जिसने उसके दिल की बुराइयों को दूर किया और उसे शक्ति का आशीर्वाद दिया। फिर उसने उसे भविष्य भी दिखाया और साथ ही उसमें उसकी भूमिका भी। इसे पढ़ने के बाद गैरी कहता है कि वो लाल दरवाजे के पीछे वाले डंजन की बात कर रहा है। साथ ही सब कहते हैं कि रोलैंड में एक देवी है और वो शायद एवियन के नीचे छिपी हो सकती है। ये सुनकर रे चक्कर खा जाता है जब उसे याद आता है कि एंडर किसी चीज की रक्षा करने की बात कर रहा था, जबकि गैरी खुशी से उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसे देवी को ढूंढने और शक्ति का आशीर्वाद पाने की उम्मीद की किरण दिखाई देती है। रे सोचता है कि ये काफी संदिग्ध है। एंडा की बात से अंदाजा लगाते हुए अकेडमी के नीचे कुछ जरूरी चीज छिपी होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज जिसे बचाने के लिए वो स्टूडेंट्स को भी कुर्बान कर देंगे, जो उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ये सच में गैरी के अनुमान की तरह दिव्य से संबंधित है। उसके बाद हमारा लड़का उसे उस एरिया में बढ़ी हुई सुरक्षा के बारे में बताता है जहां डंजन है और जानता है कि अंदर जाना आसान नहीं होगा। फिर भी गैरी राय को कुछ बताना भूल गया लगता है और कहता है कि मॉली कुछ दिन पहले उससे मिलने आई थी और उसने कहा कि उसे हाल ही में बहुत सारे अजीब सपने आ रहे हैं जो उसकी स्थिति से काफी मिलते जुलते थे। लेकिन उसके सपने में अलग ये था कि उसे वहां पहुंचने का रास्ता याद था और अपने सपनों के निशानों का पीछा करने की कोशिश में मॉली शहर के बाहर एक रास्ते पर पहुंची जो जमीन के नीचे जाता है। उत्सुक होकर राय पूछता है कि क्या वो देवी से मिली, लेकिन गैरी जवाब देता है कि वो उससे नहीं मिली। ये बिल्कुल जेल वाली बार की तरह था। गैरी आगे बताता है कि मॉली ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी कि उसे दरवाजों ने रोक दिया जिन्हें वो खोल नहीं सकती थी। ये कहते हुए कि वो बेवकूफ नहीं है, ब्लॉन्ड लड़का उसके कंधों को मजबूती से पकड़ता है और कहता है कि इसलिए रे यहाँ है क्योंकि उसने ही उस वक्त दरवाजे खोले थे। बेचैनी से गैरी उससे मदद मांगता है और कहता है कि उसे उसके साथ आना होगा। दबाव महसूस करते हुए अंदर ही अंदर रे के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और वो चिंतित है जब वो सोचता है कि वो एक मोनार्क रैंक्ड मॉन्स्टर से भाग सकते हैं क्योंकि वो अब ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन वो उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते और ये उनके सोचने से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मन में परेशान हमारा लड़का अनुमान लगाता है कि अगर देवी सच में एवरी में है तो उसके दिमाग में उसके लिए सवालों की बाढ़ आ गई है। उसके पुनर्जन्म के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में, डार्क नाइट्स के बारे में, उसके पिता के बारे में और एमी के बारे में। गैरी के साथ जाने को तैयार राय जोर देकर कहता है कि उन्हें तैयार रहना होगा और इससे पहले कि हमारा लड़का अपना वाक्य पूरा कर पाता, ब्लॉन्ड लड़का उसे धन्यवाद देता है और उसका हाथ पकड़कर उसे मॉली से मिलवाने ले जाता है। डॉम पहुंचकर गैरी मॉली पर चिल्लाता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ मंक को इस बारे में बताने पर रजामंदी की थी और पूछता है कि यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं। मॉली सफाई देती है कि उसने सिर्फ मंक को बताया था और गैरी गुस्से में उसे पकड़कर पूछता है कि वो काइल की तरह इतना बातूनी कब बन गया, जबकि काइल उसे दोस्ती में मारपीट बंद करने के लिए कहता है। मंक अपने आप को साफ करता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सका और कबूल करता है कि मार्था ने उसे बताया था कि प्रेमियों को कोई राज नहीं रखना चाहिए। ये सुनकर रे और गैरी हैरान हो जाते हैं जब उन्हें कपल होने के बारे में पता चलता है, जबकि डैन का मुंह खुला रह जाता है क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि मंक इसे ऐसे ही मान लेगा। उसके बाद सिल्विया बोलती है और कहती है कि वो पहले से ही सब कुछ जानते हैं और इसे राज रखने का वादा करती है, उन्हें अपने साथ ले जाने पर जोर देती है। वो आगे कहती है कि अकेडमी में यहाँ चीज़ें अजीब हो गई हैं और अचानक उसके चेहरे पर दर्द झलकता है जब वो कबूल करती है कि वो और दोस्त नहीं खोना चाहती। अचानक रे उन सबको शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि बाहर कोई है। चुपके से दरवाजे के पास जाकर हमारा लड़का अनुमान लगाता है कि उनका पीछा किया गया है, सोचते हुए कि क्या ये डार्क गिल्ड के गुंडे अभी भी शहर में हैं। इसे झटक कर वो तुरंत दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहां कोई नहीं है, सोचते हुए कि क्या ये सिर्फ एक गलती थी। मंक को भी कोई नहीं दिखता, अनुमान लगाते हुए कि ये कोई जानवर या कुछ और हो सकता है। हमारा लड़का फिर सबको चेतावनी देता है कि हाल ही में अकेडमी के आसपास माहौल तनावपूर्ण है, इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए और अंदर जाकर मौली की बात सुननी चाहिए ताकि वो एक सही प्लान बना सकें।
Terminated. Cover me. Reloading. Cover me. Reloading. Watch out. The blue team doesn't have a lot of time left. Be careful. Watch out. Cover me. No mercy. Reloading. Cover me. भाई जीत गए यार।